नमस्कार, मैं हूं राज कुमार और आप देख रहे हैं बिग न्यूज। बिहार में बहार है, ये नारा 2015 में जेडीयू ने गढ़ा था और बिहार के गलियों में खूब गूंजा था। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि क्या ये स्लोगन आज भी कारगर है? कई ऐसे सवाल हैं। प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने आज विधानसभा अध्यक्ष को एक पत्र लिखा और कहा कि पिछले दिनों जो घटना घटी है वो निंदनीय है। अब प्रश्न और उन जो लोग इसमें शामिल हैं, जो पुलिस अधिकारी शामिल हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। विपक्ष लगातार इसको लेकर आंदोलन और मांग कर रहा है। मेरा सवाल यह है कि सदन के अंदर मुझे लगता है कि बिहार का सबसे सुरक्षित अगर कोई स्थान है तो वो है सदन। देश का भी अगर सबसे सुरक्षित स्थान है तो वो है सदन, और लोकतंत्र का मंदिर भी है। उसके अंदर अगर माननीय सदस्य के साथ इस तरह का व्यवहार हो तो क्या ये सोचने का विषय नहीं है? नंबर एक, यानी सदन के अंदर भी माननीय असुरक्षित हैं। प्रश्न ये। दूसरा सवाल कि अगर सदन से बाहर अगर आ रहे हैं तो क्या हालात ठीक हैं? क्या हत्याएं नहीं हो रही हैं? लूट मार, बैंक डकैती नहीं हो रही है? वो भी कम नहीं, बड़े पैमाने पर हो रही है। हाल के दिनों में पटना में भी कई बड़ी ऐसी घटनाएं घटी, पटना से बाहर भी घटी हैं। ये भी चिंता का विषय है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक महत्वाकांक्षी योजना है शराबबंदी। इसको लेकर पूरा पुलिस महकमा शराबबंदी को कारगर बनाने में लगा हुआ है, लेकिन हालात कंट्रोल में नहीं है। पहले तो दारू लेने के लिए आपको ठेके पर जाना पड़ता था, आज की तारीख में जाने की जरूरत नहीं है। आप फोन करें, आपके घर पे पहुंच जाएगा, होम डिलीवरी। तीसरा सवाल, अभी होली के दिन एक बड़ी घटना घटी मधुबनी में, 6 लोगों की जानें चली गई, जिसका नाम दिया जा रहा है नरसंहार। तो 3 बड़ी घटनाएं और तीनों में सरकार विफल और फेल। फिर भी किस हैसियत से सत्ता में बैठी हुई जो पार्टियां हैं और इनके जो नेता हैं कहते हैं बिहार में बहार है। जी हां, बिहार में बहार है, फिर नीतीश कुमार है। सरकार तो इन्हीं की है, सत्ता तो इन्हीं की है, और लगातार पिछले 15 साल से मुख्यमंत्री भी यही बने हुए हैं। और उसके बाद इस तरह की अगर घटना घट रही है तो जवाबदेही कौन लेगा, ये एक बड़ा प्रश्न है। पहले हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और उसके बाद आज हम चर्चा करेंगे, और हमारे साथ कुछ मेहमान भी होंगे, उनसे हम परिचय भी कराएंगे और उन्हीं से समझेंगे कि क्या आपको भी लगता है कि बिहार में बहार है। पहले एक रिपोर्ट देखिए। पिछले कुछ दिनों से एक बार फिर जेडीयू का स्लोगन बिहार के गलियारे में गूंज रहा है। नारा तो याद ही होगा, फिर भी बोल देते हैं, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। साथ ही दूसरा नारा भी बड़ी तेजी से सियासी फिजा में तैर रहा है, ये भी सुन लीजिए। क्यों करे विचार, ठीक है तो है नीतीश कुमार, बात को आगे बढ़ाएं। उससे पहले एक तस्वीर दिखाते हैं। अब आप कहेंगे रात गई बात गई, आप भी जनाब गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ते हैं? दरअसल राजनीति और मीडिया में वक्त वक्त पर मुर्दे दफनाए जाते हैं और उखाड़े जाते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। सो प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने विधानसभा अध्यक्ष को विधानसभा में हुए पुलिसिया कार्रवाई पर पत्र लिखा और अब आरजेडी ने कहा है कि सीधे कार्रवाई करें। नेता श्री तेजस्वी यादव जी ने विधानसभा में जिस तरह से कृत्य हुए उसको उन्होंने अपने आंखों से देखा है और उसका फुटेज भी आप लोगों ने दिखलाया
किस तरह हाउस के अंदर लोकतंत्र के मंदिर में पुलिस बैठी थी, खड़ी थी और हमारे विधायक को घेरे हुए था। हाउस के बाहर भी जिस तरह से मारपीट करने का काम पदाधिकारियों के द्वारा और पुलिस के द्वारा किया गया, लोकतंत्र सर्वसार हुई है। बात यही तक रहती तो थोड़ी देर के लिए मौन रहा जा सकता था, लेकिन मामला आगे बढ़ चुका है। पिछले कुछ दिनों में शराब ने भी अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। एक के बाद एक मौत, नवादा, बेगूसराय, रोहतास, वो भी शराबबंदी लागू होने के बाद मधुबनी में तो हद ही हो गई। देखते ही देखते 6 लोगों को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। अब बिहार की जनता पूछती है कि जब सदन के अंदर विधायकों पर पुलिसिया जुर्म हो सकता है और सदन के बाहर शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ाकर शराब माफिया मौत बांट रहे हैं, वही अपराधी नरसंहार की घटना को बेरोक टोक अंजाम दे रहे हैं, तो फिर क्या कहेंगे। बिहार में बहार है। पटना से डीटीवी के लिए परवीन कुमार की रिपोर्ट। जी हाँ, इतना होने के बावजूद भी सत्ता में बैठी हुई जो पार्टी है वो कह रही है कि बिहार में बहार है। आज इसी मसले को समझेंगे कि बहार कहाँ है। क्या सत्ता में बैठी हुई पार्टी सिर्फ उन्हें ही बाहर देखती है, बाकी को आखिर क्यों नहीं दिखता है। अगर बाकी को बाहर नहीं दिखता है तो क्या जो जेडीयू है वो जो दिखाने की कोशिश कर रही है, या भाजपा है या एनडीए है, वो बाकी लोग क्यों नहीं देख पा रहे हैं। आज हमारे साथ कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनसे आपका पहले परिचय कराते हैं और उसके बाद इस मसले को समझेंगे कि साहब बाहर कहाँ है। आज हमारे साथ हैं ललन कुमार, हैं पूर्व अध्यक्ष हैं यूथ कांग्रेस के, साथ ही साथ भाई अरुण हैं महासचिव आरजेडी के हैं, और जेडीयू के युवा नेता अभिषेक जी हैं। आप तीनों का सर बहुत बहुत स्वागत है डीटीवी भारत में। सबसे पहले अभिषेक झा जी, बिहार में बहार है, अब तो आप बहुत खुश होंगे। देखिए, बिहार में तो बाहर उस दिन आ गई थी जब राजद की सरकार सत्ता से बाहर गई थी और सत्ता जेडीयू और भाजपा के हाथों में आई थी। उस दिन से बिहार की जनता ये महसूस कर रही है कि बिहार में बाहर का जो सिलसिला था वो निरंतर बढ़ रही है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। उसी की एक परिणति है, सदन के अंदर हुआ, उसी की परिणति है शराब खुलेआम होम डिलीवरी हो रही है, उसी की परिणति है कि मधुबनी में नरसंहार हुआ। देखिए, सदन के अंदर जो हुआ वो मसला आप हर एक चैनलों पे जो देख रहे हैं, तथाकथित जो महागठबंधन के बड़े अपने आप को नेता बोलते हैं, नेता विपक्ष तेजस्वी यादव जी, उन्होंने भी एक वीडियो ट्वीट किया था, ट्विटर में बड़ा विश्वास करते हैं, ट्वीट किया था। उनके अगेंस्ट जो वीडियो था वो शेयर नहीं किया, मीडिया में भी बहुत ज्यादा उसको तवज्जो नहीं दिया गया। अच्छा। हुआ क्या था, जब सदन में सत्ताधारी दल के विधायक बैठे हुए हैं, मंत्री बैठे हुए हैं, विधानसभा के अध्यक्ष को इन्होंने जाकर के बंदी बना लिया। अच्छा। ये क्या मसला है भाई, विधानसभा के अध्यक्ष को अब चेंबर में जाकर के बंदी बना लीजिएगा। हाँ। वो जब सदन में आएंगे ही नहीं तो सदन चलेगा कैसे। आप इससे पहले क्या सदन में कभी पुलिस पहुंची थी? नहीं, पुलिस देखिए मार्शल वाली तो बात शुरू से है, मार्शल मार्शल वाली तो बात है, अलग अंतर है। हाँ, दोनों में अंतर है। हाँ। लेकिन अभी बिहार पुलिस को जब अंदर जाने की नौबत लाई तो ये किसने लाया? इससे पहले मुझे जहां तक याद है, इससे पहले भी इस तरह की स्थिति परिस्थिति बिहार विधानसभा में देखी नहीं, नहीं। ये स्थिति देखिए, अभी देखिए राजद के अंदर एक बौखलाहट है। जो उनके विधायक जीते हुए हैं उनको इस बात का मर्म है कि भाई हम सत्ता में क्यों नहीं आए। हमारे 70 विधायक 74 विधायक आ गए हैं, फिर भी हम सत्ता में नहीं आए। अरे महाराज, जनता ने जिसको मैंडेट दिया सरकार उसकी चल रही है। मैंडेट जेडीयू को मिला था, जेडीयू को, बीजेपी को, मैं नहीं कह रहा हूँ, नहीं एनडीए को मिला है। इसमें देखिए आरजेडी वाले तो बोलेंगे ही ना, सत्ता से बाहर है तो बोलेंगे ही, हमारे ऊपर आरोप उनको जो लगाने लगा। आरजेडी से इतनी एलर्जी क्यों है आप लोगों को? देखिए, आरजेडी से एलर्जी नहीं है, आरजेडी खुद को जनता के बीच में ऐसे रिप्रेजेंट कर दे कि जनता उनसे अब एलर्जी करने लगी है। जनता को जो एलर्जी है आरजेडी से वो तो इस बार भी चुनाव में देखने को मिलेगी। एलर्जी नहीं है ना, हम लोगों को क्या एलर्जी रहेगा आरजेडी से, हम लोगों का क्या अब पुराना संबंध रहा है, सब लोग एक ही हैं, संबंध राजनीति वक्त आएगा फिर नहीं ऐसा कुछ संभावनाओं की चर्चा हम लोग ना अभी इस परिवेश में नहीं करेंगे। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। भाई अरुण जी, देखिए,
सही कहे आपने, बिहार में बहार है। और इनका जो अगला स्लोगन है नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार ही है, लेकिन बिहार में बहार किस चीज़ का है? बिहार में बहार है शराब का। अच्छा। बिहार में बहार है अपराधियों का, बिहार में बहार है गुंडों का, बिहार में बहार है पुलिसिया तंत्र का। जो वो पुलिसिया तंत्र जो कि गरीब को ले जा करके देखिए मार करके थाना में मर्डर हो गया। और आप कह रहे हैं कि ये 6 नरसंहार नहीं कहिए, 22 नरसंहार। ये भी नरसंहार जो दारू पी के मरा है, शराब, जहरीली शराब पी करके जो नीतीश कुमार जांच के लिए भेजे, तो ये भी उसका रिपोर्ट भी आ गया। ये कहे कि अभी जांच के लिए भेजे हैं, जांच का रिपोर्ट भी आ गया, तो भी कान में कड़वा तेल डाल करके नीतीश कुमार गहरी निंद्रा में सोए हुए हैं। ये सरकार है क्या? नीतीश कुमार जिस दिन से तीसरे नंबर की पार्टी बने हैं, उस दिन से ही, उसके पहले से ही जहां जहां मीटिंग में जा रहे थे, इन पर जूता चल रहा था, इन पर चप्पल चल रहा था, इन पर बहुत सारे कुछ हो रहे। ये पूरा खिसिया रहे थे, खिसियानी बिल्ली खंबा उखाड़े वाला बात कर रहे थे। तो नीतीश कुमार को शुरू से था। और नीतीश कुमार को जो लाया कौन? तीसरा नंबर की पार्टी कौन लाया? आरजेडी लाई। अरे बीजेपी ने ही उनको तीसरे नंबर पर ढकेला। नीतीश कुमार को औकात दिखा दिया है भारतीय जनता पार्टी। और ये जो हुआ है, ये नरसंहार हुआ मियापुर नरसंहार में, तो यहाँ का बबलू जो इनका मंत्री है, इन्होंने कहा कि बिहार की पुलिस निकम्मा है, सरकार खत्म है। ऐसे घटिया अल्फाज से सरकार को नवाजने का काम कर रहे हैं। यही कह रहे हैं कि बिहार में बहारें है। क्या बहार है? ये बाहर आप देख लिए। दूसरी चीज, राजेश जी, आप एनसीआर का रिपोर्ट निकालिए। एनसीआर के रिपोर्ट में आपको पता चलेगा कि बिहार कितने स्थान पर है, हत्या में, लूट में, डकैती में। ये सब में 3 नंबर में है, किसी में 2 नंबर में है। और ये कह रहे हैं कि राजद शासनकाल का, राजद सरकार जब थी बिहार में, तो बिहार और झारखंड एक था। उस समय का एनसीआर का रिपोर्ट निकालिए। 27वें नंबर पर हम थे, और आज तीसरे नंबर पर हैं, और दूसरे नंबर पर। और ये लोग क्या बोलेंगे? ये लोग आरएसएस के चश्मा लगा करके बैठे हुए हैं। आरएसएस के डर, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी का डर नीतीश कुमार को गोद में बैठा। मैं अभी आ रहा हूं। ललन जी, इस पूरी तस्वीर को देखने के बाद क्या आप भी कहेंगे कि बिहार में बहार है, या कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ियां हुई है, या नीतीश जी के हाथ से आहिस्ता आहिस्ता जो कंट्रोलिंग पावर है वो निकलता जा रहा है? देखिए, जिस मुद्दे को लेकर हम लोग आज बैठे हैं, वह सब्जेक्ट है बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। हम उन मुद्दों पे बात करते हैं। निश्चित तौर से एक समय था कि कांग्रेस पार्टी भी नीतीश कुमार का जिंदाबाद कर दी थी। हम उन मुद्दों पर विश्वास करते हैं। निश्चित तौर से मैं किसी एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, लेकिन पार्टी के बाद एक एज ए सिविलियन मेरा एक कर्तव्य बनता है कि पार्टी से उठकर जनता के न्याय के लिए संघर्ष करना। नीतीश कुमार जब अच्छा काम कर रहे थे तो कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी भी नीतीश कुमार की तारीफ की थी। लेकिन आज एक ऐसा वक्त आ गया है, आप राजनीति के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के लिए आपने अपने जमीर को मार दिया है। आप किसकी बात करते हैं? जो संविधान का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संस्था बिहार विधानसभा है, वहां के विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा अनुमति दी जाती है पुलिस को बुलाने का। जदयू के हमारे साथी बैठे हैं अभिषेक झा जी। पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि आप देखिए पुलिस का गठन क्यों हुआ है। पुलिस का गठन विधि व्यवस्था को संभालने के लिए हुआ था। तो क्या विधानसभा के अंदर में क्या गोली चल रही थी? ऐसी विधि व्यवस्था तो नहीं हुई थी। अगर विधि व्यवस्था मारपीट की और हल्ला हंगामा का था तो उसका मार्शल का उपयोग होना चाहिए था। और पुलिस बल का उपयोग तब होता है जब गोली चलने की बात होती है। तो विधानसभा अध्यक्ष को, माननीय विधानसभा अध्यक्ष संवैधानिक पद पर बैठे और संविधान की रक्षा करने के लिए बगल के अपर हाउस में माननीय मुख्यमंत्री बैठे हुए थे। तो क्या उन्होंने संविधान को नहीं पढ़ा? और आज वो जांच से कतरा रहे। किनके अनुमति से आया था? पुलिस का गठन विधि व्यवस्था से हुआ है। उस दिन एक खास विधेयक भी लाया गया, पुलिस सशस्त्र विधेयक भी लाया गया, उसको पास कराया गया और
पुलिस के संरक्षण में ही कराया गया। नहीं, पुलिस के संरक्षण में क्यों, आप उसके लिए मार्शल है, आप मार्शल की देखिए कितनी, मतलब कोई विधि व्यवस्था नाम का विधानसभा में ही चीज नहीं है। महिलाओं की संख्या, महिला आरक्षण है, महिला विधायकों की संख्या हर पार्टी के, राजद के हैं, कांग्रेस के हैं, जदयू पार्टी के हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं, क्यों नहीं आप महिला मार्शल की बहाली करते हैं? एक विधायक पर आप 5 आदमी मार्शल बहाल क्यों नहीं करते हैं? मैंने आज विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है जी कि आप मार्शल की संख्या 40 से बढ़ाइए, महिला मार्शल की बढ़ाइए और वहां उससे संविधान की रक्षा कीजिए। लेकिन आपने एक ऐसा इतिहास रचा हिंदुस्तान की राजनीति में, लोकतंत्र की राजनीति में, बिहार का वो काला दिन को आपने ऐसा कलंकित किया अध्यक्ष जी, निश्चित तौर से आप कभी भूलने नहीं जाइएगा। जब तक धरती रहेगी, लोकतंत्र व्यवस्था रहेगा, ये गणराज रहेगा, आप कलंकित अध्यक्ष के रूप में निश्चित तौर से जाने जाइएगा। ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूं। अभिषेक झा जी, एक आज जो पत्र जारी किया गया है उसमें यह भी कहा गया है कि जो भी वहां पे क्रियाकलाप हुआ, जो पुलिस बुलाई गई, उस पत्र में जिक्र है कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी के इशारे पर किया गया। बिहार विधानसभा में जो भी क्रिया किया जाता है वो किनके अनुमति से होता है? पता नहीं ये लोग कहां से अपना दिमाग लगा करके कुछ भी लिख देना, कुछ भी बोल देना। बिहार विधानसभा में किसकी अनुमति से वर्क होता है? बिहार विधानसभा किसकी अनुमति से चलती है? विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति से। अब बिहार विधानसभा के अध्यक्ष को आप बंदी बना लीजिएगा, ये कहाँ का लोकतंत्र है? आप लोकतंत्र पे सवाल उठा रहे हैं। आपने क्या लोकतंत्र को फॉलो किया है? आपने तो लोकतंत्र को धूमिल करने का, काला दिन बनाने का उस दिन मौका दे दिया है कि आपके वजह से काला दिन मनाया जाएगा लोकतंत्र के इतिहास में। तो आपने क्या किया वो देखिए। आप मुख्यमंत्री जी पे आरोप लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी बाहर से पुलिस बल बुला लेते हैं। अरे भाई, आप लोग बिहार विधानसभा का रण क्षेत्र बनाने की कोशिश में थे। ये आप लोगों की पूर्व निर्धारित सोच थी कि बिहार विधानसभा में ऐसा हंगामा करना है कि जनता के बीच में पॉपुलैरिटी बटोरना है। तो पॉपुलैरिटी बटोरने के लिए आप लोकतंत्र के ऊपर आघात कीजिएगा तो उसकी कार्रवाई उसी हिसाब से की जाएगी ना। और जो हुआ उसमें संविधान की हत्या कर दी। उसमें जब बिहार विधानसभा में जो हंगामा चालू हुआ था, हंगामा किस में नहीं होता है, ये पूर्व से हम लोग देखते आ रहे हैं। पुराने फुटेज भी निकाल करके देख लीजिए तो बड़े बड़े इतिहास रचे गए हैं कि बिहार विधानसभा हो, चाहे किसी भी राज्य का विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, सारे जगहों पे विरोध करने का एक तरीका होता है। विरोध नहीं करेंगे। इससे पहले भी धरना प्रदर्शन, यहाँ तक कि शायद इनको मालूम नहीं है पूरी ठाकुर भी धरना पे विधानसभा अध्यक्ष को धरना देना 6 बार विधानसभा अध्यक्ष का घेराव किया गया। क्या पहली बार घटना थी क्या? धरना देना, घेराव करना, ये चेंबर को लॉक कर दीजिएगा। अब विधानसभा अध्यक्ष को लॉक कर दीजिएगा। कोई भी आप लोग सरकार के कार्य मंत्रणा विभाग और वहाँ का जो कार्य मंत्रणा विभाग और मुख्यमंत्री के निर्देश पर विधानसभा के किसी चेंबर में जाकर बंदी नहीं बना रूप से नहीं है। नहीं, बंदी बनाना नहीं है ना। कौन बंदी बना रहा है? बंदी बनाने का मतलब आप समझते हैं? चारों तरफ बंदी समझते हैं? चेंबर के बाहर, गेट के बाहर बना दिया था क्या विधानसभा? चेंबर के बाहर खड़े हो जाइए। विधानसभा का मालिक होता है और विधानसभा में नहीं कर रहे हैं। विधानसभा के अंदर तो शासन होता है, उनके सारे प्रकार सब विधायक बिहार विधानसभा में गया है। तो केवल ललन जी कुछ ये बताना चाहता हूं, दोनों हमारे राजनीतिक साथी हैं जी। निश्चित तौर से अगर आपका आरोप है हमारे जदयू के साथी का कि विधानसभा अध्यक्ष को बंदी बनाया गया, 1 मिनट के लिए माना जाए कि विधानसभा अध्यक्ष को विपक्ष के विधायकों ने बंदी लगाया, बंदी बनाया, तो बंदी किस रूप में? आप राजनीतिक इतिहास को देखिए। विधानसभा विपक्ष ने जब भी सत्ता में कांग्रेस पार्टी हो, सत्ता में राजद हो या किसी पार्टी ने जब भी किसी मुद्दे पर भी जब भी विरोध हुआ है तो विधानसभा अध्यक्ष के गेट के सामने जाके धरना दिया गया। अगर आप कहते हैं बंदी किस तरह से, आपको लगता है कुंडी माना, अगर कुंडी
किसी विपक्ष के सदस्यों ने वहां बंद किया, तो इसका भी फेलियरेंस आपका है। आपका विशेष शाखा स्पेशल ब्रांच क्या कर रहा था, आपके मार्शल जो वहां हेड मार्शल होते हैं वो क्या कर रहे थे, तब भी आप फेल्योर हैं। तो क्या आपने उसमें कार्रवाई की? मार्शल, कोई भी मार्शल के हेड सस्पेंड हुए, विशेष शाखा के जो एसबीओ जीओ होते हैं वहां विशेष शाखा के पदाधिकारी प्रतिनियुक्त होते हैं। तो ऐसी घटना घटने वाली है, इसकी जानकारी आपने सरकार को आगाह किया? ऐसा नहीं आगाह किया, यानी विशेष शाखा आपका फेल्योर है। तो विशेष शाखा के अधिकारी दंडित किए गए, विधानसभा के मार्शल दंडित किए गए? नहीं, ये आप लोग का प्लान था कि विपक्ष को कैसे डिमोरलाइज किया जाए। अगर ये लोग थोड़ा भी विरोध करें तो हम लोकतांत्रिक व्यवस्था की हत्या करें और हम इसको पास करवाएं। देखिए, कभी भी राजनीति से उठकर बिहार के विकास के बारे में सोचिए। जनता एक बार आप पूछेगी, पार्टी हम हैं, कल हैं, आप कहां हैं, हम कहां हैं, हो जाएंगे। लोकतंत्र संविधान को पढ़ते हैं। मैं भी हिंदू धर्म को मानने वाला व्यक्ति हूं। मैं भी डेली पूजा पाठ करता हूं, मैं भी हनुमान जी का पूजा करके आता हूं। भगवान न करे कि ऐसा दिन आए कि चुनने के लिए आए कि आपको रामायण चुनना है या संविधान चुनना है। तो मैं गर्व से कहना चाहता हूं, मैं हिंदू हूं, लेकिन मैं रामायण ना चुनकर मैं संविधान का बुक उठाना चाहूंगा। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं? संविधान की हत्या करके रामायण की बुक चला रहे हैं। रामायण में कभी नहीं कहा गया है कि विश्वास और विश्व व्यवस्था में विश्वास को नहीं तोड़ना चाहिए। लेकिन आप लोग की पार्टी क्या कर रही है? एक बार सुनिए, ये देश का गणराज्य लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसकी हत्या से बचाइए। और किसी अगर हमारे नेता भी अगर गलत करते हैं तो हम लोग उनको कहते हैं कि सुधार कीजिए। विधानसभा में टेबल उठा के तोड़ देना, जो वहाँ पे वर्कर थे, जो विधानसभा के अंदर स्टाफ काम करते हैं, जो रिटर्न वर्क करते हैं, उनके वो टेबल पे बैठ के लिख रहे हैं। फुटेज है मेरे पास। नहीं, रिएक्शन की बात नहीं, विधानसभा में जाकर टेबल उठा कर तोड़ दीजिएगा। अभिषेक आप जो है विधानसभा अध्यक्ष के कुर्सी पे जाकर के ये चीज जानकारी रखिए। विधानसभा में ऐसे विरोध होते हुए हैं जब कांग्रेस सत्ता में थी, करना सही है, विरोध उचित है। विधानसभा के अंदर सुनिए, विधानसभा के अंदर में कभी भी पुलिस का नहीं, पुलिस का गठन विधि व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए हुआ, और अंदर में विधानसभा के अंदर में कंट्रोल करने के लिए मार्शल का उपयोग होता है। और आज महिलाओं की संख्या ज्यादा है, आप मार्शल महिला की बहाली कीजिए, उससे कंट्रोल कीजिए, ना कि गैर लोकतंत्र की व्यवस्था की हत्या करने के लिए गठन हुआ है। और माननीय मुख्यमंत्री जी अपर हाउस में जाके बैठे थे। ये स्पष्ट है कि महिला विधायकों के हाथ में ब्लाउज में हाथ डाला गया, क्या उचित है? ये लोग पूरी तरीका से मानवता के साथ साथ लोकतंत्र के साथ साथ हत्या कर रहे हैं, चीजों की हत्या कर रहे हैं, शर्मसार कर रहे हैं। नीतीश कुमार जिस शुचिता की बात करते हैं, नीतीश कुमार जो अपने आप को कहते हैं कि मैं एकदम सुविचार व्यक्ति हूँ, उन्होंने 15 साल में बिहार की जनता को दिखाया है, भेद खुल गया। 15 सालों में जी कहते हैं मैं लोहिया के विचारधारा पर 15 सालों तक बिहार में शासन में नहीं देखने विजय प्रकाश नारायण के रास्ते पर मानने वाले हम लोग जनता को दिखाया हो तुम्हारा चेला क्या कर रहा है। एक सवाल देखने वाले भाई अरुण जी, एक सवाल मेरा है कि ऐसा क्यों होता है कि जब नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार चला रहे होते हैं तो बुरे हो जाते हैं, जब आपके साथ होते हैं तो अच्छे हो जाते हैं? नहीं, किसी तब आपका चश्मा जो है दूसरा देखता है। सुन लीजिए, आदरणीय नीतीश कुमार का कोई मूल सिद्धांत वैचारिक नहीं है, उन्हें सत्ता पे होना है, वो समझौता करते हैं। ये बात समझौता करते हैं, ये बात आप लोगों को अब समझ में आती है क्या? इससे पहले समझ में नहीं आ रही थी। कांग्रेस पार्टी का इतिहास देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी ने कभी सत्ता के लिए समझौता नहीं किया, जनता के न्याय के लिए हर समय समझौता किया है। जब कोई व्यक्ति गड्ढा में गिरता है तभी ना पता चलेगा कि वहाँ वो गड्ढा है, वो नीतीश कुमार कांग्रेस इन 5 सालों 6 सालों में जी का किन गड्ढे में गिरने का काम किया है, सारा सुन लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस व्यक्ति का डीएनए खराब कर दिया, पूरे बिहार का डीएनए का अपमान किया, वो नीतीश कुमार कहां जाकर के बैठ गए? नीतीश कुमार यही तो कह रहा हूं, जब आपके साथ बैठते हैं तो बात कर रहा होता हूँ। नीतीश कुमार आसर खाली होते हैं तो ठीक हो जाते हैं, कि मर जाऊंगा मिट जाऊंगा, पर
बीजेपी के साथ नहीं जाओ, इसलिए कि हमारा जो पार्टी का जो संविधान है, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, उसमें विश्वास किए तो हमारे साथ आए। और वो चल गए धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय को काखा पर रख दिए और आरएसएस के बोर्ड में जाकर बैठ करके वहां पर जय श्री राम का ढोल बजा रहे हैं। अच्छा, मतलब जय श्री राम भी इनको बोलने नहीं देंगे क्या? नहीं, जय श्री राम तो क्या बोल रहे हैं? जय श्री राम अगर बोल रहे हैं पता नहीं, जय श्री राम बोले, जय श्री राम भगवान का नाम है, वो इतना राम नहीं है, तो इतना एलर्जी का है जय श्री राम बोले। एलर्जी के आप सुनिए तो गंगा बनाते हैं भगवान को। राम का नाम हमारे हिंदू भी लेते हैं, भगवान को राम का नाम मुसलमान, राम का नाम सिख भी लेते हैं और राम का नाम ईसाई भी लेते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और जदयू के लोग राम को सांप्रदायिक बनाने का काम किया, बहुत गंदी बात है। भगवान का नाम का उपयोग भगवान के मंदिर में करिए, यहाँ मंच पर बैठ करके राम का नाम का आप उपयोग कीजिएगा। क्या गंदी बात आप कह रहे हैं? राम का नाम लेना पाप है, अगर मंच पे ले रहे हैं, घर में ले रहे हैं, मंदिर में ले रहे हैं, पाप है। ललन जी कुछ कह रहे हैं, उसके बाद फिर हमारा अगला सवाल। राजेश जी, पहले मैं बता दूं कि जिनको हम भगवान की उपाधि दे रहे हैं, भगवान राम, ये पुरुषोत्तम थे। पुरुषोत्तम इनका नाम क्यों रखा गया? क्योंकि इनका एक चरित्र था और उस चरित्र को हम लोग माने इंसान और मानवता के नाते उसके चरित्र को हम अपने चरित्र में लाएं। उन्हें कहा जाता है राम, और पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम राम। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार और जदयू की सरकार इनको भी पार्टी और सेकुलर मानने लगे। कभी भगवान राम और रामायण में और हिंदू धर्म को मानने वाले, इस्लाम धर्म को मानने वाले, अन्य धर्मों को मानने वाले सब लोग भगवान राम का सम्मान करते हैं, क्योंकि उनका चरित्र था। लेकिन इन्होंने क्या किया? आज सांप्रदायिक बनाया। आज भगवान राम के कहने से लोग समझते हैं कि कहीं ये तो क्रिमिनल तो नहीं है। ये इमेज किसने कैरी किया? आज आप समाज में चले जाइए और सब्जी वाले के पास जाइए, अगर 4 घंटे भगवान जय श्री राम कहते हैं तो अगला आदमी समझता है कि ये क्रिमिनल है। ठीक है सर, मैं इस मसले पर कभी बाद में चर्चा कर लूंगा। फिलहाल इसी मुद्दे पर बना हूं। वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब आएंगे तो एक और बड़ा इशू है शराबबंदी, और शराबबंदी को लेकर नीतीश कुमार काफी सजग हैं और सतर्क हैं, जागरूक हैं, लेकिन उसके बावजूद शराब बिक रहा है। वो कैसे बिक रहा है, और इसमें एक और रोचक बात भी बताएंगे ब्रेक के बाद। मीडिया से लेकर के आम लोगों तक टीवी पर देखा है। तो हम लोग मांग जो कर रहे हैं, कहीं से गलत मांग नहीं है कि आज तक ऐसा विधानसभा विधायकों के साथ नहीं हुआ था। तो सरकार कार्रवाई करे, चिन्हित करे, पदाधिकारियों को और पुलिस वालों को, पदाधिकारी पर कार्रवाई होना चाहिए, डीएम एसपी पर कार्रवाई होना चाहिए, ये हम लोग का मांग है। और सबसे पहला तो इसमें सत्ता और विपक्ष का सवाल नहीं है। जिस तरह से आज विधायकों पर घटना घटी है ये 23 तारीख को, अब जिले में जो एसपी हैं, जिले में जो डीएसपी है, जो इंस्पेक्टर है, जो दरोगा है, चाहे जितना प्रोटोकॉल आप नियमावली बना लीजिए, लेकिन उनके अंदर एक संदेश गया है कि विधायकों को पीटा जा सकता है, विधायकों को लात जूता किया जा सकता है। विधानसभा अध्यक्ष पहले ही कह चुके हैं कि इस घटना की जांच कराई जाएगी और जो दोषी होंगे उस पर कार्रवाई होगी। तो इसमें अब खत लिखने का कोई मतलब नहीं है, और उसी समय इनको ये सब करना चाहिए। और ये जो घटना हुई थी और जो सड़कों पर जिस तरह से तांडव किया था आरजेडी के लोगों ने, ये भी उचित नहीं है। लोकतंत्र में बात रखने के लिए जब सदन चल रहा था, सदन में बोलना चाहिए था। सदन में अध्यक्ष के आसन पर जाके चढ़ गए दोनों भाई, ये क्या उचित है? लोकतंत्र में कभी ऐसा, बिहार में कभी ऐसा हुआ है क्या? तो जो जितनी भी घटना हुई ये उचित नहीं है। चलिए, उचित नहीं है या उचित है, अब आगे आने वाला समय इसको तय करेगा और देखेगा और समझेगा कि
कि क्या हुआ और क्या किया हमारे माननीय लोगों ने। अब जरा हम बढ़ते हैं, शराबबंदी को लेकर सरकार काफी बातें कर रही है, सजग है। अभिषेक झा जी, शराबबंदी सफल है? देखिए, शराबबंदी सामाजिक विषय है, इस बात को कोई नकार नहीं सकता है। समाज के लिए है और समाजों के द्वारा है, क्योंकि सरकार न तो शराब बेच रही है न पहले बेचती थी। पहले भी डीलरशिप के हिसाब से बहुत सारी ऐसी प्रक्रिया है जो जनता के बीच में है। तो शराबबंदी हुई है और उसके पीछे सख्ती से हम लोग लगे हुए हैं। बहुत सारी कानून ऐसी है, जैसे धाराएं है, उसको अगर देखे तो बहुत सख्त कानून है बिहार में शराबबंदी का। फिर शराब आ कहां से रहा? देखिए, शराब बंद कैसे रहा है बिहार देखिए, में? समाज में इक्का दुक्का ऐसे होते हैं जो उपद्रवी होते हैं, हर कानून को ताक पे रखते हैं, तो वैसे लोगों पे सख्ती से कार्रवाई भी हो रही है। और जहां कहीं भी अब घटना को देखिएगा, उसके पीछे जांच भी होती है, अब पूर्णतः उस पे कार्रवाई भी होती है। इक्का दुक्का मत बोलिए, सैकड़ों ट्रक बिहार की सीमा में आ रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इसमें मद्य निषेध विभाग का रिपोर्ट है, तो जो सरकार का रिपोर्ट है, जो आ रही है उसको पुलिस के द्वारा हो, प्रशासन अपने स्तर से पकड़ रही है, धरपकड़ है। आप ये देखिए ना कि अगर कहीं पे शराब मिल रही है, पीने वालों से ज्यादा आप देखिएगा कि ट्रक पकड़ा जा रहा है। नहीं, इसमें एक तो चीज और है, प्रशासन चुस्त है, कई प्रशासन ऐसी देख रही है। घटनाएं हुई हैं जिसमें जो परिजन है कह रहे हैं कि शराब पीने से मर गया। सरकार कह रही, वहां का स्थानीय प्रशासन कह रहे हैं शराब नहीं पिया और डिहाइड्रेशन हो गया। वो तो जांच का विषय होता है, क्योंकि प्रथम दृष्टया जो प्रशासन को लगती है वो तो प्रशासन कहती ही है, लेकिन उस पर पूरी तरह जांच होने के बाद ही ना कुछ बयान, ऑथेंटिक बयान आ सकता है। तो अभी नवादा की जो घटना घटी थी, जिसको आप गिना रहे हैं, तो नवादा की घटना में भी यही स्थिति था कि प्रशासन अपने स्तर से जांच कर रही है, जिसके ऊपर जो दोषी होगा सख्ती से कार्रवाई होगी। इसमें किसी को बकसने वाले नहीं है। ये हमारी सरकार जो है वो तो कानून का राज पे ही कह रहा है कि पूरी तरह से 110% फेल है ये। देखिए, फेल कह देना, जो लोग काम ही नहीं करेंगे, वो तो आज जैसे मैट्रिक का रिजल्ट निकला, तो जो परीक्षा ही नहीं देगा वो तो किसी को कहेगा कि पास किया कि फेल किया, लेकिन जो एग्जाम देता है उसको ना पता है कि पास कैसे किया जाता है, फेल कैसे किया जाता है। तो हम लोग देख रहे हैं प्रशासनिक स्तर जब बड़ी कार्रवाई हो रहा है, चूक तो हो रही है आप लोगों से। देखिए, कहीं चूक नहीं है। हाँ, इक्का दुक्का हम तो बता ही रहे हैं कि सामाजिक स्तर पे ये इसको आप चीज इक्का है। दुक्का कहते हैं। भाई अरुण जी, यहाँ तो होम डिलीवरी हो रही है, ये कह रहे हैं इक्का दुक्का है। अब तो ये क्या कहेंगे, 12 मर जा रहे हैं। ये क्या कहेंगे कि बिहार में शराब की बहार है, ये तो कहेंगे इक्का दुक्का। इनको इनके आंख पर जो सत्ता का चश्मा चढ़ा हुआ है, उसे ये क्या देख पाएंगे? ये देख नहीं पाएंगे ना। बिहार में शराब की स्थिति ये है कि इनके मंत्री के पिताजी का जो स्कूल है, हाँ। उसमें शराब पाया जाता है, हाँ। और मंत्री का भाई पर बाई नेम FIR होता है, हाँ। और मंत्री अभी विधानसभा में बैठ करके भाषण दे रहे हैं। इनका ऐसे तोड़ते हैं मंत्री के विधायक। क्या मंत्री? अरुण भैया, मंत्री जो आप कह रहे हैं कि मंत्री के भाई हैं, ये हैं भाई पर FIR नहीं हुआ है। आप सुनिए ना कहानी, आप क्या बात कर रहे हैं? मंत्री के भाई पर FIR हुआ है तो मंत्री किस फैसले से बचा हुआ है? चार्जशीट नहीं थे, मंत्री किस फैसले से बचा हुआ है? आप मामला नहीं चल रहा एकदम नैतिकता हो चुकी है। भाई अरुण जी, अभिषेक जी जिन पर आरोप लगा है उनकी गिरफ्तारी हो गई क्या? देखिए, आरोप लगा है, गिरफ्तारी हुई है या नहीं, ये तो अभी तत्काल मुझे कुछ जानकारी नहीं है इसके बारे में। फिलहाल कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। ललन जी, शराब को लेकर सरकार दावा कर रही है कि पूरी तरह से सफल है और बड़ी सख्ती से इस कानून को लागू किया गया है और कार्रवाई भी हो रही है। क्या यही सख्ती है जहां 12 लोग मर जा रहे हैं और इक्के दुक्के जो मौत हो रही है वो तो हो ही रहा है? कभी डिहाइड्रेशन बता दिया जा रहा है, कभी कुछ बता दिया जा रहा है। सैकड़ों ट्रक बिहार आ रहा है। इस राज्य के मुख्यमंत्री जी का बयान था कि नवादा के मामलों में जांच हो रही है, और इनकी जिला प्रशासन का बयान है कि इतने लोगों की का पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहरीली शराब पीने से मौत। जी, अब दबाव ये लोग ये कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट को बदलकर बनाया जाए। उनके यहाँ पुलिस भेजी जा रही है रात में कि तुम लिख कर दो कि इनको पहले से किडनी का प्रॉब्लम था, इनको ये प्रॉब्लम था, और उससे दिखाया जाता है। ये लोग उन बातों को भी बदल रहे हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को बदलवा रहे हैं, लेकिन शासन को
अपने पुलिस तंत्र जी। को मजबूत करने के बदला ये रिपोर्ट बदलवाने पे विश्वास करते हैं। ठीक है, आपने शराब के कानून को, मदिरा के कानून को सख्त करने के लिए आईजी का पद नियुक्त किया, तो आज का लॉ एंड ऑर्डर क्यों बिगड़ रहा है? सुशासन, बाबू का सुशासन क्यों बिगड़ रहा है? जांच का एक महत्वपूर्ण बिंदु है, इसलिए कि जो पुलिस विधि व्यवस्था के लिए कार्य करती थी, वो अभी आज वो दारू के पीछे दारू को पकड़ने के एक बोतल के पीछे पूरी पुलिस महकमा लगी हुई है। पूरी पुलिस महकमा लगी हुई है। और कहा आपने देखा होगा, दरोगा की हत्या हुई, दरोगा बेचते पकड़ाए शराब, आज कहां शराब नहीं मिल रहा है ये बताइए। और इनके खुद, ठीक, मैं आरोप प्रत्यारोप पे विश्वास नहीं करता हूं, इनके पार्टी के खुद माननीय विधायक ने कहा है कि हर थानेदार दारू बेचवाते हैं और दारू पीते हैं। मैं आरोप की नहीं, आप तो खुद स्वीकार कर रहे हैं। तो आप इतने बेशर्म और निर्लज हो गए हैं, उसके बाद भी आप टीवी चैनल में आकर दलील करते हैं कि शराबबंदी है। अरे जमीर तो जगाइए, आप ही लोग तो कह रहे हैं। राजद या महागठबंधन के साथ ही हम विपक्ष की भूमिका में हम आरोप लगाते तो ठीक है, लेकिन आपके ही लोग बोल रहे हैं कि नहीं शराब बिक रहा है, मेरे लोग मर रहे हैं। और एक से एक, और ये लोग पकड़ किनको रहे हैं ये भी जानिए। पकड़ते हैं किनको? जो शराब हरियाणा से बेचे जाते हैं उनको पकड़ के लाते हैं। हाँ। उनको पकड़ के क्यों लाते हैं? उनसे यहाँ के शासन के द्वारा पैसा वसूली की जाती है। लेकिन यहाँ जो तथाकथित सफेदपोश जो इनके सोकॉल मंत्री हैं या मंत्री के भाई हैं, उन पर कार्रवाई नहीं होती है। उसके कार्रवाई अगर शराब है तो जो व्यापारी हरियाणा से भेज रहा है या पंजाब से भेज रहा है या जालंधर से भेज रहा है, उसको लाते हैं। उसको लाके यहाँ शासन के द्वारा टॉर्चर किया जाता है और उससे एक वसूली की जाती है। अच्छा, पकड़े कौन जा रहे हैं? आज हजारों लोग, गरीब लोग पकड़े गए हैं। आप क्यों नहीं, आप शाम में जो भी किसी भी पार्टी के सदस्य हों, मेरे ही पार्टी के सदस्य हों या विपक्ष के पार्टी के सदस्य, आप शाम में चेक करवाइए किनके यहां शराब है, को लोग शराब का सेवन कर रहे हैं। अगर हमारे सदस्य सेवन कर रहे हैं तो उन पे भी कार्रवाई कीजिए, अगर आपके कर रहे हैं तो निष्पक्ष होकर आप कार्रवाई कीजिए। शराब कहां नहीं, यहाँ के सारे अच्छे होटलों में शराब बिक्री हो रही है, क्यों नहीं कार्रवाई कर? कहां जा रहा है आपका स्पेशल ब्रांच? एसएस फंड का आप उपयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर शराबबंदी को, हम लोग भी शराबबंदी के पक्ष में हैं, लेकिन हम लोग वकालत कब करते हैं कि शराब खोलना चाहिए? जब आप जहरीली शराब बेच रहे हैं। बॉर्डर पर आपका क्या हो रहा है? नवादा के बॉर्डर पर 70-75% जो शराब आ रहा है बाहर से वो सभी के सभी जहरीली है। मेरा भी रिपोर्ट नहीं है, मद्य निषेध विभाग कह रहा है कि 85% जो शराब है वो सब के सब जहरीला और नकली शराब है। अभिषेक जी, देखिए, जहरीला शराब आ रहा है तो प्रशासन इसमें कहीं चूक बरतने वाली नहीं है। प्रशासन अपनी तरह से जांच इस पे कर रही है। तभी तो 12 लोग मर गए। घटना घट रहा है, अब क्या चाह रहे हैं? प्रशासनिक कार्रवाई हो रही है वहां पे। तो आप क्या कार्रवाई हो रही है? 12 दर्जन लोग, मैंने प्रशासनिक कार्रवाई जिन लोग मत करिए, मेरे भाई बहन सैकड़ों की जान चली गई आपके शासन में शराबबंदी के बाद। आपने क्या किया? जांच हो रहा है, प्रशासन काम कर रही है, काम करेगा। बिहार में अवैध शराब का 50,000 करोड़ का अवैध कारोबार चल रहा है और ये कह रहे हैं कि कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई, और ये रिपोर्ट है, मेरा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिपोर्ट है कि 50 शराब का शराब का आंकड़ा दे रहे हैं। अधिकारी ने माननीय मुख्यमंत्री के बारे में 3 दिन पहले बिहार के आईपीएस अधिकारी ने लिखा है कि शराब माफिया और शराब को संरक्षित करने वाले माफिया मुख्यमंत्री हाउस में छिपे हुए हैं। क्यों नहीं मुख्यमंत्री ने इस पर काउंटर जवाब दिया? और भ्रष्टाचार का आरोप है। राजीव भाई, एक मिनट कंप्लीट करता हूं। हमारे महागठबंधन के साथी अरुण भाई बैठे हैं और जदयू के साथी हैं। पूरे राज्यों में हल्ला है आरसीपी टैक्स, आरसीपी टैक्स। ये क्या टैक्स है भाई? अगर आरसीपी टैक्स नहीं है तो क्यों नहीं आपका प्रवक्ता, पार्टी का प्रवक्ता ये क्लियर करता है कि आरसीपी टैक्स नाम का कोई टैक्स नहीं है? क्यों नहीं आप डाउनलोड करते हैं? कुछ भी बोल दीजिएगा तो पार्टी प्रवक्ता उससे आकर के बयान दें, मतलब खंडन नहीं कर रहे, इसका मतलब आरसीपी टैक्स नाम से आप कुछ भी जोड़ दीजिएगा। क्यों खंडन करें जब कुछ? अरुण बाबू, मैं बताना चाहूंगा, विपक्ष के नेता भी हर समय ये आरोप लगाते हैं कि आरसीपी टैक्स है, क्योंकि आप सरकार में थे। माननीय आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी को भी बताना चाहिए कि आरसीपी टैक्स क्या है, और जदयू को भी खुल के आना चाहिए कि आरसीपी टैक्स हमने नहीं लागू किया है या लागू किया है। देखिए, जनता के सामने ये आप दोनों लोग महागठबंधन के बैठे हुए हैं, पहले आप दोनों समझ लीजिए कि सच में क्या है। नहीं, सच आपको करना है ना। आप सवाल उनसे भी पूछ रहे हैं। निश्चित तौर से बेहतर है जनता के न्याय के लिए संघर्ष। बेहतर ये होगा
कि आप तीनों मिलकर बिहार की जनता और मुझे ये स्पष्ट कीजिए कि आरसीबी टैक्स क्या है ये? क्योंकि आप तीनों कमर्शियल टैक्स तो पूछना था, इनकम टैक्स तो तीनों साथ मिलकर सरकार आप लोगों ने चलाया है। बिहार की जनता को बताइए और मुझे भी बताइए कि आरसीबी टैक्स क्या है, ये बताना चाहिए जनता को। मनगढ़ंत एक दोहा हो गया, कुछ लाइन जो है टैगलाइन बना है, जुमला है, कुछ भी जुमला का तो व्यापार करने के लिए आप नहीं याद है ना, फेमस है। कांग्रेस में हो या राजद हो, मेरे साथ सरकार चलाइए। आप बताइए ना कि कहाँ क्या था। राजेश जी, आदरणीय मुख्यमंत्री, पॉपुलर मुख्यमंत्री जी का एक बात को याद दिलवाता हूँ, मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा से संबंध नहीं कर। आप लोग बोर्ड में बैठ के काम कर रहे, 1.5 साल तक सरकार में लड़का 1.5 साल तक सरकार चला हम लोग के साथ, डिप्टी सीएम जैसा पद दिया गया था। कांग्रेस के जो विधायक थे उसमें से बहुत सारे लोगों को 4 मंत्री बनाया गया था। आप बताइए ना कि 1.5 सालों में क्या मिला था क्या? अच्छा, ये जनता ने हम मुद्दे पे अरे हम लोग क्या आप लोग थे ना कांग्रेस पार्टी में, उसको पार्टी ने निकाल बाहर किया और नीतीश कुमार ने उसको मंत्री बना के सेव रहे। हालत ऐसी है कि निकाल बाहर कर रहे हैं। मुद्दे पे आ रहे हैं, क्यों नहीं रुक रही है शराब की तस्करी? नहीं रुकेगी, नहीं रुकेगी, इसीलिए नहीं रुकेगी कि जितने भी अवैध कारोबार का ये जो 50,000 करोड़ का मैंने जो बोला, ये सीधे सीधे जदयू के यहाँ इसका हिस्सा जाता है। मतलब और डाटा निकाल रहे हैं, इससे 50,000 करोड़ क्या है? आप डाटा कहाँ से लाते हैं? हमको तो इस पे वो डाटा इसलिए निकाल रहे हैं कि जो पहले 500 में बिकता था आज 2000 और 1500 ये सोशल ऑडिट में बता रहे हैं, सोशल ऑडिट का सोशल ऑडिट है। हाँ, तो ये मैं कह रहा हूँ कि जो ये लोग जो अवैध शराब के पैसा जो जाता है जदयू के यहाँ जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज देखिए, इस अवैध शराब के कारोबार से इतना घाटा बिहार को है, जितना कितना राजस्व की हानि हो रही है। हमारे होम्योपैथिक के दुकान में आप चले जाइएगा तो पहले 10 रुपया में हाफ आउंस का दवाई मिलता था, आज उस दवाई को 60 रुपया 80 रुपया में खरीदना पड़ता है, इसलिए कि स्प्रीट पर प्रतिबंध है। लेकिन वही स्प्रीट घर घर पहुंच रहा है और 200, 300, 500 में बिक रहा है। नीतीश कुमार की आंख नहीं है क्या? नीतीश कुमार सोए हुए हैं क्या? ये शराब शराबबंदी की कसम हमने भी खाई थी और मैं आज भी कहता हूँ कि हम शराबबंदी के पक्षधर हैं, लेकिन मैं ऐसा शराबबंदी के पक्षधर नहीं हूँ कि घर घर ये जो छोटा बच्चा स्कूल जा रहा है कंधा में बस्ता के किताब के जगह शराब ले जाए। और बिहार पुलिस, मैं चैलेंज करता हूं आपके चैनल पर, बिहार पुलिस का जितने थानेदार हैं सबकी संपत्ति की जांच करवा लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि बिहार में शराब रुकेगा कि नहीं रुकेगा। अरे बिहार की जितने भी आप आरोप लगा रहे हैं संपत्ति जांच करवा लीजिए। बिहार में सबसे बड़े जो घोटालेबाज हैं जिनका नाम आ रहा है या जनता भी पहचान रही है, आप नाम लेके देख लीजिए ना। अगर कह दिया जाए कि बिहार में ये घोटालेबाज नेता, तो सामने से नाम है आपको नाम तो नहीं रहे हैं। नाम लेने का मालूम है आपको, आपसे क्या बोले कि बिहार मालूम है आपको, नाम ले नीतीश कुमार के शासनकाल में अरे घोटाला कितना 1000 करोड़ का हुआ है। आप काम कर दे रहे हैं, खाली घोटालेबाज का नाम आता है, नाम ले कुछ बुझा नहीं रहा है। आपने घोटालेबाज का नाम आता है, नाम ले लोगों को चूड़ी भर पानी में डूब के मर जा रहे हैं। डूब के जवाब बनाने के लिए कि बिहार को दंगाई के हमारे साथ क्यों आ गए? जब हम घोटाला थे तो सरकार हमारी चल रही, उसमें आपके साथ आने से कहा सरकार बनाने में ना हम आपके साथ ना आपके साथ वाली बात यहाँ नहीं है, दोनों मिल करके जब सरकार बनाए थे तो आपको भी सोचना चाहिए आप सरकार बनाए, क्योंकि आपको पता ना मगर हम लोग नहीं पता था कि इतने पुराना राजद जो है अभी भी जिंदा है, पता नहीं था। मगर ये तो जब सरकार चली पूरी पुरानी राजद निकल गए, पुराना दिल के कारण होगा उनको पता बता दीजिए कि अगर एक घोटाला हुआ होगा तो जो करिएगा सो सरकार से क्यों बाहर गए थे? वक्त कम है, ले लेंगे। जदयू के हमारे साथी अभिषेक झा जी कहते हैं कि राजद के कार्यकाल में घोटाला हुआ, तो आपको सबसे पहले राजद के साथ समझौता करने से पहले आपके मुख्यमंत्री जो पहले जनता दल के ही पार्ट थे, उनको तो पता था राजद घोटाले की पार्टी है, तो आपको नीति सिद्धांत आपको कहा गया था। ठीक है, मैं दूसरी बातों पर आता हूं।
आपके आदरणीय मुख्यमंत्री जी, पॉपुलर मुख्यमंत्री जी बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी ठीक अच्छा काम कर रहे थे, तो एक छोटा सा यंग लड़का तेजस्वी यादव को इस शासन में उतना वोट क्यों आया? सीट उनकी बढ़ी क्यों, आपकी घटी क्यों? क्यों घटी? क्योंकि यंग जनरेशन जानता है कि आप जात की राजनीति करते हैं, आप पूरे समाज को लेकर नहीं चलने वाले, आप उस नीति सिद्धांत को करने के समाज से प्रयास करने का काम कर रहे हैं। आप बताइए ना किस जात की राजनीति करते हैं हम लोग? नहीं, आप बता दें, खुल के बोलिए कि हम किस जात की राजनीति करते हैं। जिस जात की राजनीति आप हम पे आरोप लगाइएगा। कर रहा हूं, आप राजनीति करते हैं, आप जिनका पिछले बन करके चल रहे हैं बिहार में, वो हमारी सभी सुन लीजिए, आप उस जात की राजनीति करते हैं, चाहे एएनएम की बहाली हो, चाहे सब इंस्पेक्टर की बहाली हो, चाहे कांस्टेबल की बहाली है, आप निकाल कर देख लीजिए, एक जाति विशेष का, एक जिला विशेष की बहाली ज्यादा हो रही है। उस जात की राजनीति आप लोग जिनके साथ पिछड़ागु बन करके स्टैटिक्स है उसका हाँ बोलिए। आप एक जात की बहाली हुई है दरोगा में, नर्सों में बहाली हुई है, अब 25 साल से आप बेसन भी नहीं कीजिए, जो कागज आपका बोल रहा है। आप एक चीज समझिए, 25 साल से जिसके पीछे पीछे आप लोग पिछड़ागु बने हुए हैं, वो तो सबसे बड़े बिहार में जात की राजनीति करने वाले लोग। अपना दूसरे मुझे नहीं पता है, ठीक है, आप अपना रिपोर्ट देखिए किस जात की राजनीति का हुआ। ठीक है, जात की कांग्रेस पार्टी ने कभी जात की राजनीति नहीं की, चलती रहती है। लालू प्रसाद यादव ने विचारधारा, गरीबों की विचारधारा को लेकर चलने का काम किया। ठीक है, कांग्रेस पार्टी संघर्ष के लिए कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ते एक लालू यादव का जन्म गरीब के मसलों के लिए हुआ, उस सिद्धांत को कांग्रेस पार्टी मानती है, इसलिए हम दलन जी, अरुण जी और हम सत्ता के लिए संघर्ष कभी नहीं किया। एक सवाल अब आगे बढ़, आज भी गरीब जनता के लिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है, सब लोग गरीब से के लिए संघर्ष। नहीं, ये लोग संघर्ष कर रहे हैं, मैं तो कहता हूँ, लेकिन अडानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, सवाल हमारे अडानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, दूसरे इशू पर आ रहे हैं। नीतीश कुमार गुजरात के पास है, रोजगार दिए हैं युवाओं को यहाँ, इसी मसले पर आ रहा हूँ। अभिषेक जी, एक चीज बताइए, क्राइम को लेकर अपराध क्या आपको लगता नहीं है कि आज की तारीख में बढ़ा है? चाहे वो मधुबनी की घटना हो, या पटना में घट रही हो घटना, या गोपालगंज में घट रही हो, देखिए बेखौफ हुए हैं या नहीं अपराधी? देखिए, अपराधी जो प्रवृत्ति के लोग होते हैं उसको ऑब्जेक्टिव सवाल में बढ़ा है ना बढ़ा है, आपका स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो क्या कर रहा है उस पर आप बोलिए। ठीक है, आपका स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का एडिशनल डीजी का जवाब क्या है उस पर बोलिए, मैं आपको जवाब सुनाता हूं, तब आप जवाब दीजिए। अब ये देखिए, एक जवाब मत दीजिए, जनता देख रही है, हजारों करोड़ों आंख आपको देख रही है, आप बताइए आपके क्या उन्होंने एक्सेप्ट क्या किया? आप एक चीज देख लीजिए ना, बिहार में जो क्राइम हो रहा है, कौन सा ऐसा क्राइम आप बता दीजिए जिसपे किसी भी सरकारी सत्ताधारी पार्टी का पर्चा सुरा के नहीं रहा, इसको छोड़ दो, बचा दो। कब हम लोग किसी को बचाने के लिए बचाने की बात उसको बचाने के हम लोग ना किसी को बचाते हम लोग ये दिन नहीं बनाते हैं। अरे आप तो बोलिए, आप लोग तो बोलिए, जब सरकार चल रही है, जब राजद की सरकार चल रही थी तो सीएम हाउस में हम जाते थे, मंत्री राजद की वो सरकार बताइए, अरुण जी सुन लीजिए, राजद की वो सरकार कुछ लोग थे, राजद की सरकार कुछ करीबी लोग थे, मैंने सुन लीजिए पार्टी से सुनिए, राजद की सरकार पार्टी देख रहा है, मैंने राजद की सरकार बिल्कुल युवाओं को बोल रहा है, बिल्कुल युवाओं को बोला, युवा आदमी हमारे साथ है, युवा आदमी हमारे साथ है। राजद जी में हर जात पात, हर जात हर धर्म को मानने वाले युवाओं ने वोट दिया इस बार। ठीक है, यानी राजद के सरकार में कुछ लोग राजद कार्यालय अभिषेक झा जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। लेकिन हमारा सवाल यह है कि क्या वाकई में बिहार में बहार है, और अगर बहार है तो 3-4 जो मुद्दे हैं जिसका हमने जिक्र किया वो आखिर कहां हैं, और वो मुद्दे बार बार लोगों के जहन में क्यों आ रहे हैं? चाहे भय का मसला हो, भ्रष्टाचार का मसला हो, क्राइम का मसला हो, या इसके अलावा शराबबंदी का मसला हो, ये जो 2-4 ऐसे इशू हैं, बेरोजगारी जैसे हैं, पलायन है, रोजगार, ये तमाम मुद्दे जो हैं लोगों के जहन में बार बार आता है। और उसके बाद ये सवाल हर व्यक्ति, हर बिहारी अपनी सरकार से पूछता है कि अगर बहार है तो फिर इस तरह की सरकार क्यों है। फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नए मुद्दों के साथ, और भी बात भी होगी। नमस्कार।